हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लास्ट ईयर का जो कांस्टेबल का पेपर हुए थे ना, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने 21 अगस्त का रिसेंटली अभी हमने 21 अगस्त 2017 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन किया है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में जो सॉल्यूशन है हमने काफ़ी विस्तार से किया है, मतलब क्वेश्चन के अलावा भी जिसमें जितनी उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन को करने की, उन सारी पॉसिबिलिटी पर हमने चर्चा की है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आज हम 21 अगस्त 2017 का जो इवनिंग सेट यानी कि दोपहर वाला जो पेपर था उसका आज हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके इवनिंग शिफ्ट में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है 270 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग 630 है। ठीक है, का योग 630 है। तो लघु भाग कौन सा है, मतलब छोटा वाला भाग आपको बताना है कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इन्होंने बोला कि 270 को हमने दो भागों में बांट दिया। फिर हमने क्या किया कि जो पहले भाग का 3 गुना था और जो दूसरे भाग का 2 गुना था उनका योग कितना था, तो उनका योग 630 था। ये को नहीं है, यहाँ पर आप का कर लेना, का योग कितना था 630 है। तो आपको लघु भाग मतलब छोटा भाग बताना है कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या दिया है आपको, इन्होंने दिया है 270 को आपको बांटना है। तो हमने बोला कि 270 को आपने बांट दिया दो भागों में, एक x हो गया एक y हो गया। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस y दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 270, क्योंकि 270 के हमने दो पार्ट किए, एक तो x किया और एक y किया। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे सर 270 के। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना हो गया, 270 के बराबर हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि पहले भाग का, यानी कि हमने यहाँ पर पहला भाग क्या माना, x को माना, और दूसरा भाग क्या माना, हमने y को माना। इन्होंने बोला पहले भाग के 3 गुने यानी कि 3x प्लस दूसरे भाग के 2 गुने यानी कि 2y, उनका योग कितना है, तो आप कहेंगे सर 630 है। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई। ठीक है, दो इक्वेशन हमने बना ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, इन्होंने बोला है कि लघु भाग बताएं कि लघु भाग कौन सा है। तो देखते हैं भाई कि लघु भाग कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, विलोपन विधि से या तो x का मान पहले निकाल लें या y का मान निकाल लें। एक किसी का भी मान निकाल लेंगे, हमारे पास दूसरे का मान अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं पहली इक्वेशन में। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y, और ये 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 यानी कि 540। अब यदि हम क्या कर देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन में से जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हुआ, इसको हम क्या कर रहे हैं माइनस। तो ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस कर दीजिए। 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 630 में से आपको कितना 540 माइनस करना है, तो आप कहेंगे सर 90 बचेगा। कितना बचेगा 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई 90। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि पहले भाग और दूसरे भाग का योग 270 था, और पहला भाग आपका निकल कर आया 90, तो दूसरा भाग कितना होगा, आप कहेंगे 180, यानी कि लघु भाग आपका 90 है। ठीक है, फिर भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 270 में से क्या माइनस कर दीजिए x। यदि आपसे लघु की जगह दीर्घ भाग पूछ लिया गया होता, बड़ा वाला भाग पूछ लिया गया होता, तो 270 में से क्या माइनस करेंगे 90, तो कितना आएगा 180। तो आपका लघु भाग कितना है, तो आप कहेंगे सर लघु भाग कितना निकल कर आ गया 90। ये हमारा आंसर है। इसके अलावा भी हमने क्या किया, दीर्घ भाग भी निकाल लिया। यहाँ पर क्लियर होगी बात। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब देखिए अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप इक्वेशन बनाना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इसमें लॉजिक लगा से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो जिस क्वेश्चन में हमारे चांसेस बनते हैं लॉजिक लगाने के उसमें बिल्कुल लगाइए। तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। कौन सी मेथड लगाएंगे, तो हम कहेंगे सर इसमें आप बच्चों हिट एंड ट्रायल यानी कि इसको दूसरे शब्दों में बोलें कि ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना। किसकी सहायता से सॉल्व करना, ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना। तो ऑप्शन की सहायता से जब सॉल्व करेंगे तो इन्होंने लघु भाग पूछा और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला 180, दूसरा 90,
तीसरा 70 और चौथा आपका 120। तो सबसे छोटा भाग कौन सा है यहाँ पर 70। तो आप पहले क्या करिए, पहले आप सबसे छोटे से उठा के शुरुआत कीजिए, क्योंकि लघु पूछा है तो लघु में सबसे छोटा लेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो आपका आंसर क्या है, बी है। अब हमें ये पता चल गया पहले मेथड के माध्यम से, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हमने पहला मेथड लगाया ही नहीं, हम दूसरे मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल, यानी कि ऑप्शन की सहायता से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता तो कैसे सॉल्व करते। तो देखिए, अगर हमने ऑप्शन सी पहला लिया तो अगर लघु भाग हमारा 70 है, अगर लघु भाग हमारा क्या है 70 है, तो दीर्घ भाग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर दीर्घ भाग यानी कि बड़ा वाला भाग 270 में से 70 माइनस कर दीजिए, 200 हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला भाग हो गया। अब इन्होंने बोला है कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग कितना है, 630 है। तो अगर हम इसका 3 गुना करते, देखिए ये कंडीशन दोनों पर हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पहला भाग छोटा है कि बड़ा दूसरा भाग छोटा है ना। तो ये हमें नहीं पता, तो हम ये दोनों कंडीशन है पहले दोनों पर अप्लाई करेंगे, क्रॉस इसका वाइस वर्सा भी करेंगे। इसको अगर पहला भाग मानेंगे तो इसका 3 गुना करके देखेंगे और इसका 2 गुना। तो आप देखिए पहले भाग का 3 गुना और दूसरे भाग का 2 गुना, तो आप कहेंगे सर ये तो हो गया 400 और ये कितना हो गया 210, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा 610। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि हम लघु भाग किसको मान लें, यहाँ पर लघु भाग हम 200 को मान लें और दीर्घ भाग किसको मान लें, और दीर्घ भाग यहाँ पर हम किसको मान लें, यहाँ 70 को मान लें। तो लघु भाग का हमने क्या किया 2 गुना और 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना और दूसरे भाग का क्या किया 2 गुना। तो ये 3 गुना कितना हो गया 600 और ये कितना हो गया 140। इन दोनों का योग करेंगे तो ये 700 कितना हो जाएगा 40, ये कितना आएगा 740 आएगा। तो ये जो 740 आया, तो देखिए इन्होंने तो बोला था कि पहले भाग का 3 गुना और दूसरे भाग का 2 गुना 630 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोनों ही कंडीशन हमने इन पे लगा के देख ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, ऑप्शन बी की 90 की। तो देखिए अगर हम बात करें 90 की, तो यहाँ पर लघु भाग एक तरफ लिख लिया और उसको हम पलटेंगे भी दोबारा, लघु भाग और दीर्घ भाग हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो लघु भाग में हमारा 90 है, तो दीर्घ भाग कितना हो जाएगा, तो आपको पता है दोनों का योग 270 है, तो 270 में से 90 माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा दूसरा भाग। अब इन्होंने बोला पहले भाग का 3 गुना और दूसरे भाग का 2 गुना, तो इसका 3 गुना यानी कि 9 × 27 270 और इसका 2 गुना यानी कि 360, इनका योग करिए तो आप कहेंगे 0 और 6 7 13 की 3 हासिल में 1 5 और 1 6 630 आ गया, यानी कि यही हमारा आंसर है। क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन की सहायता से हम इस तरीके से कर सकते हैं। लघु भाग पूछा है तो सबसे छोटे वाले भाग को आपको उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 36 45 72 यानी कि 3,64,572 संख्या में 5 और 3 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो सबसे पहले हम ये दोनों टर्म समझेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है, और जातीय मान क्या होता है। तो इन दोनों टर्म को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इस पे क्वेश्चन बना है तो हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय मान क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, स्थानीय मान की। तो इसको हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, प्लेस वैल्यू के नाम से। ये हो गया स्थानीय मान, ठीक है, यानी कि प्लेस वैल्यू इसको हम बोलते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है किसी भी नंबर की। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं जब टॉकीज़ में, सिनेमा घर में, तो आप जब टिकट लेते हैं उस टिकट पर एक सीट का नंबर लिखा रहता है, जैसे 11A 13B इस टाइप का कुछ नंबर लिखा रहता है। आप जब भी मॉल में या मॉल में जो सिनेमा हॉल होते हैं उन पर मूवी देखने जाएंगे, उनमें मूवी देखने जाएंगे तो आप देखना आपको जो टिकट मिलेगा उस टिकट पर एक सीट नंबर दिया रहता है और उस सीट नंबर पर जाकर आप बैठते हैं। यानी कि जिस सीट पर आप जाकर बैठे वो आपका क्या हो गया, स्थान हो गया। और उसका मान कितना है, उसका मान जैसे आपका अगर उस पर 11A लिखा है 13B लिखा है, यानी कि उसका मान 11A 13B है। मतलब कोई वस्तु का यदि आप स्थान फिक्स कर दें और उसकी एक वैल्यू दे दें तो वो क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। अब हम संख्याओं में बात करें तो अगर हम कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने बोला 4 6 8 9 और आपसे बोलें कि 6 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहेंगे सर 6 किस स्थान पर बैठा है। तो आप रीड करते हैं जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, भारतीय प्रणाली होती है, उसमें हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से क्या करते हैं, नंबर को रीड करते हैं। तो पहला अंक क्या है, इकाई, दूसरा क्या है दहाई, तीसरा क्या है सैकड़ा।
यानी कि हम कहेंगे जो 6 है वो किस स्थान पर बैठा है, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100। तो आप 6 को क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो 600 आपका क्या आ जाएगा, स्थानीय मान। तो ये क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। ये प्लेस वैल्यू किसकी हो गई, 6 की। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 600 किस संख्या में, ये जो संख्या आपको दी थी 4689, ठीक है, यानी कि 4689 में 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो 600 है, ठीक है। अब देखिए सिंपल तरीका आप कैसे निकालेंगे प्लेस वैल्यू। तो जो 6 है उसके बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 2 डिजिट हैं, तो जितने डिजिट हैं यानी कि जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए। अगर हमने बोला आपको, चलो एक तो हमारा एग्जाम्पल ये हो गया, अगर हमने एग्जाम्पल बी आपको बोला, हमने बोला 4 8 9 7 3 2, और फिर हमने बोला कि 9 की प्लेस वैल्यू बताइए, 9 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो 9 की प्लेस वैल्यू, 9 के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 डिजिट है। तो अगर इसमें 3 डिजिट हैं तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 9 के बाद आप 3 0 लगा दीजिए। ये क्या होगी, आपकी 9 की प्लेस वैल्यू हो गई। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं। दूसरा हमारा होता है फेस वैल्यू, जिसको हम जातीय मान बोलते हैं। दूसरा क्या कहलाता है, जातीय मान, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। इसका जो इंग्लिश टर्म है ना वो काफ़ी अच्छा है, फेस वैल्यू। इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब फेस वैल्यू की हम बात करें, हमारा क्या था, स्थानीय मान था, और ये हमारा क्या है, जातीय मान। तो अब आप बताइए, जब आप रोज़ उठते हैं, तैयार होते हैं, अपना चेहरा आईने में देखते हैं, मतलब क्या फेस देखते हैं, तो आपके फेस में कोई परिवर्तन होता है क्या, आपका फेस हमेशा एक जैसा रहता है। तो इसको समझ लें, ऐसा मत कंपैरिजन करना कि सर जब हम पैदा हुए थे तो हमारा चेहरा कुछ अलग था, एक साल बाद कुछ अलग हो गया, दूसरे साल में कुछ अलग हो गया, तीसरे, ऐसे कंपैरिजन नहीं करना है। जो चीज़ हम बता रहे हैं बस उस चीज़ को सुनना है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ आई है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आपका दिमाग ये कह रहा है कि जब हम पैदा हुए थे तो चेहरा कुछ और था, एक साल बाद कुछ और था, 2 साल बाद कुछ और, 10 साल बाद कुछ और, ठीक है ना। थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन आप रोज़ जब अभी चेहरा देखते हैं रिसेंटली, तो आपका क्या चेहरा बदलता है, तो आप कहेंगे नहीं बदलता है। तो फेस वैल्यू को याद करने का यही तरीका है कि हर संख्या का फेस वैल्यू, संख्या नहीं बोलेंगे हम, अंक बोलेंगे, यानी कि हर डिजिट का फेस वैल्यू वो डिजिट स्वयं होता है, ठीक है ना। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का या किसी भी अंक का वो नंबर या वो डिजिट वो स्वयं ही उसका फेस वैल्यू होता है, क्योंकि इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे हम बोलें आपसे 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 होगा। हम बोले 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 होगा। हम बोले 5 का यानी कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 होगा। यानी कि किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर स्वयं होता है। तो ये हमने जाना किसके बारे में, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है 3,64,572 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। तो चलिए पहले नंबर लिख लेते हैं, 3 6 4 5 7 2, ये हमारा नंबर है। इसमें आपको 5 यानी कि ये 5 और 3 यानी कि ये 3, इनके आपको क्या करना है, इनके स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। देखिए सम अगर ज्ञात करना है तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको पता है 3 के बाद कितने जीरो हैं, तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 3 के बाद लिख दीजिए 5 0। तो ये हो गया 3 का प्लेस वैल्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू निकाल लिया, 3 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान निकाल लिया। तो 3 का प्लेस वैल्यू हो गया हमारे पास, कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया। अब इन्होंने बोला कि 5 का प्लेस वैल्यू, तो 5 के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे सर 5 और 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट लगा दीजिए। तो ये चीज़ क्या निकल कर आ गई, तो आप कहेंगे सर ये 5 का प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू अब कितना किसका है, 5, यानी कि 5 का प्लेस वैल्यू हो गया। अब हमने 3 और 5 दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल लिया। इन्होंने क्या बोला, उनका योग ज्ञात करें, यानी कि सम आपको ज्ञात करना है, तो इनको आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो 0 0 5 0 0 3, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जब इस टाइप का योग वाला यानी कि सम वाला क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। आप देखिए यहाँ पर अगर आप 2 जीरो कर रहे हैं,
3 के बाद 2 जीरो कर दें, क्योंकि फिर तो 5 है, फिर 5 लिख दें, और 5 के बाद जितने डिजिट हैं उनका 0 कर दें। तो देखिए कि आंसर मिल गया कि नहीं, आपको मिल गया ना। तो यही तो क्या है, 5 और 3 के स्थानीय मानों का योग है, ठीक है ना। तो जब भी योग वाला क्वेश्चन आएगा तो उनके पहले जितने और बाद में जितने डिजिट हैं उनको 0 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब एक ही संख्या में 2 डिजिट के आपको क्या पूछते हैं, प्लेस वैल्यू का सम पूछते हैं, यानी कि स्थानीय मानों का योग पूछेंगे, तब आपको इस तरीके से करना है। तो डायरेक्ट तरीका ये है। किस ऑप्शन में दिया आपको 300 500, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 960 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयताकार हॉल है, उसका फर्श जो है उसका क्षेत्रफल, फर्श मतलब जो जमीन होती है ना कमरे में, अगर वो आयत के शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, और तो उसका एरिया आपको कितना दिया है 960 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब वो पूरी जगह हॉल के अंदर की जगह कितनी है, जमीन वाली जगह 960 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि कारपेट का उपलब्ध आकार 6 मीटर गुणा 4 मीटर है, मतलब एक कारपेट है जो कि 6 बाई 4 मीटर की है, ठीक है ना। तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए कारपेट की आवश्यक संख्या निम्न होगी। मतलब आपके पास एक कारपेट है जो कितने की है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, जबकि क्षेत्रफल आपको कितना दिया, तो आप क्षेत्रफल में बात करें 960 वर्ग सेंटीमीटर में दिया और ये मीटर में दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आंसर क्या बनेगा, क्योंकि आंसर के हिसाब से जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो शायद गलत हो सकती हैं। चलिए तो मीटर में दिया नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि मीटर में दिया आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आयताकार फर्श है, तो पहले हम सारी बातें आयत के बारे में कर लेते हैं कि आयत होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, आयत की, कि आयत क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आयत क्या होता है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी विपरीत भुजाएं, सभी नहीं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर तथा समांतर होती है। तो चलिए लिख लेते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयत। तो चलिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने क्या बना लिया, चतुर्भुज बना लिया। एक ऐसा चतुर्भुज है ये ABCD, जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर तथा समांतर होती हैं। तो चलिए ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि विपरीत भुजाएं बराबर और कैसी होती है, समांतर, यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर कि AB बराबर है किसके, तो आप कहेंगे सर DC के। साथ ही पहला पॉइंट है ये आपका, AB बराबर है किसके, DC के। साथ ही AB जो है वो समांतर है, मतलब पैरेलल है DC के। ध्यान रखना, ये जो खड़ी में दो लाइनें होती है, बराबर के साइन को उल्टा खड़ा कर देते हैं, ये समांतर का साइन होता है, ठीक है, पैरेलल का साइन होता है, ठीक। इसके अलावा दूसरे में क्या होगा आपका, दूसरे पॉइंट में, तो आप कहेंगे यहाँ पर AD जो भुजा है वो बराबर हो जाएगी BC भुजा के, तथा AD क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा BC के। तो ये तो अभी पहला पॉइंट है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये भी एक पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट क्या होता है, आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, बराबर होता है, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण बराबर होता है और सभी की मेजरमेंट कितनी होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया आपका
कि आयत का प्रत्येक कोण बराबर होता है और सभी का माप जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आयत के विकर्ण की हम बात करें तो विकर्ण क्या होता है, किसी भी आकृति का विकर्ण मतलब उसकी विपरीत भुजाओं, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, भुजाओं नहीं विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली यानी कि वर्टेक्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। ये यहाँ पर क्या होगा, विकर्ण। तो यहाँ पर जो विकर्ण है, इन विकर्णों को हम थोड़ा सा नाम दे रहे हैं, ठीक है। इन विकर्णों को हमने क्या नाम दे दिया, ये विकर्ण अगर आपका डी है तो दूसरा विकर्ण भी आपका क्या हो जाएगा, डी। अब चूंकि आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, दोनं बराबर होते हैं। अगर ये दोनों किस पे काट रहे हैं, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर ये ओ डी बराबर ओ बी होगा, ओ ए बराबर ओ सी होगा, ठीक है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट हमने जाना वो जाना कि आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे कि ए सी बराबर किसके होगा, बी डी के होगा और बराबर किसके होगा, स्मॉल डी माना हमने, ठीक है। इसके अलावा ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी, ठीक है। समद्विभाजित में ये सभी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी कि ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, डी बाई टू के, डी का आधा हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा जो विकर्ण होता है वो आयत को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। जो विकर्ण होता है वो आयत को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। तो चलिए ये चीज़ और देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर हमने एक आयत ले लिया, यही वाला ए बी सी और डी, इसका जो विकर्ण बनाया ए सी, तो ये क्या करेगा, दो त्रिभुज बनाएगा, यानी कि त्रिभुज आपका फर्स्ट और ये सेकंड, इनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और इसी प्रकार जो बी डी होगा वो भी दो त्रिभुज बनाएगा, उनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, बराबर। साथ में जो ये चार त्रिभुज बनना है, इनके क्षेत्रफल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इनके क्षेत्रफल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात। क्योंकि ये वाला डी बाई टू है, ये भी डी बाई टू है, ये आपका ए बी है तो ए सी के बराबर डी सी के बराबर होता है, ये भी डी बाई टू, ये बराबर हो जाएगा। बस यहाँ पर ये वाले आपस में बराबर होंगे, यानी कि चारों तो नहीं कह सकते कि चारों बराबर होंगे, हम कहेंगे ओ ए बी बराबर ओ सी डी होगा और ओ ए डी ओ बी सी के बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये बांटते हैं। और साथ में अगर एक ही विकर्ण की बात करें तो ए बी सी का त्रिभुज जो होगा एरिया, त्रिभुज ए बी सी का और त्रिभुज ए सी डी का जो एरिया होगा वो आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आयत के विकर्ण है वो विकर्ण क्या करता है, आयत को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ये हो गया आयत के बारे में बहुत सारी बातें, अभी हम और जानेंगे। सारी चीज़ें हम इधर ही आयत के बारे में ख़त्म कर लेंगे, फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है ना। जितनी चीज़ें आप सीख सकते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से सारी सीख लीजिए। अब देखिए हम इसमें अलावा एक चीज़ और बोलेंगे कि अगर हम यहाँ पर विकर्ण दूसरा वाला बना दें, यानी कि अगर हमने इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, अभी हमने विकर्ण लिया था आपका ए सी, अब हम विकर्ण क्या लेते हैं, बी डी, अब हम विकर्ण क्या लेते हैं, बी डी। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, यानी कि इस क्षेत्रफल को नाम दे दिया हमने 1 और इसको नाम दे दिया 2, तो ये वाले क्षेत्रफल अब कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। इसी प्रकार विकर्ण, ये विकर्ण किस पर बात हो रही थी, ये विकर्ण ए सी पर हो गई थी, तो यहाँ हमने लिख लिया ये विकर्ण कौन सा था, विकर्ण ए सी के माध्यम से, ठीक है ना। ये विकर्ण ए सी कर रहा था, इसमें दो क्षेत्रफलों में बांट रहा था त्रिभुज में। अब हम विकर्ण बी डी के माध्यम से अगर बोलेंगे तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। और किस पर बेस्ड है, ये विकर्ण बी डी के आधार पर। विकर्ण बी डी कर रहा है इसमें क्या कर रहा है, विकर्ण बी डी इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है जिनके एरिया कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो ये विकर्ण के आधार पर ये चीज जानी। साथ में हमने आपसे बोला कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये ज्योमेट्री में जितनी पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है वो सारी इधर ही जान लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज
OCD का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, ये पॉइंट नंबर आप इसको छठा कर लीजिएगा, ये पॉइंट नंबर क्या हो गया, छठा हो गया, ये पॉइंट नंबर छठा कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें हम सीख जाएंगे इधर। देखिए त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज BOC के क्षेत्रफल के, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो ये हो गया क्षेत्रफल। ये ज्योमेट्री के आधार पर हमने काफ़ी चीज़ें जान ली, यानी कि ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो लगभग इस टाइप की सारी चीज़ें आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जो कि हमने इधर ही खत्म कर ली। ठीक है ना, ये आपको फ़ायदा देंगी। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीख लें तो आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत शायद ही रहे। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम बात करें तो इतनी सब चीज़ें हमने जान ली। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पर कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत में दो भुजाएं होती हैं। आयत में क्या होती है, ये क्षेत्रफल के लिए अगला डायग्राम हम बना रहे हैं। आयत में दो भुजाएं होती हैं, ABC और D। तो हमने AB भुजा को लंबाई दी L और BC भुजा को माना B, L और B यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है ना, अब ये क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा रहा है, यानी कि ये पॉइंट नंबर 7 के लिए है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि ये पॉइंट नंबर 7 के लिए, जिससे आपको क्लियर रहे, पॉइंट नंबर 7 के लिए इसमें ये वाला डायग्राम हमने बनाया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है आयत ABCD का। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें कि इसका परिमाप क्या होता है। तो आयत ABCD का परिमाप, अगर हम बात करें परिमाप की यानी कि पेरीमीटर की, तो ये होता है आपका 2L + B। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका विकर्ण क्या होता है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती है। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण AC/BD, विकर्ण AC/BD दोनों में से किसी की भी लंबाई आप निकालेंगे, दोनों बराबर होते हैं। क्या होती है, √L² + B²। ये विकर्ण की लंबाई हो गई। तो ये फॉर्मूला नंबर आपका कितना हो गया, ये पॉइंट नंबर आपका यहाँ पर हो गया 8। ठीक है, ये पॉइंट नंबर क्या हो गया आपका 8, और ये पॉइंट नंबर क्या हो गया आपका 9। तो इस प्रकार हमने 9 पॉइंट जाने आयत के बारे में। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या जाने, 9 पॉइंट जाने आयत के बारे में। ठीक है, तो लगभग ये आयत के बारे में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या था। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये बोल रहे हैं कि आयताकार हॉर्स के फर्श का क्षेत्रफल। अब ये आयताकार हॉल है। अब देखिए फर्श को हम इस पर बना रहे हैं बोर्ड पे, तो फर्श थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, है ना, आप समझ में आ रही बात। तो ये आयताकार क्या है, हॉल है। ये आपका क्या हो गया, आयत के आकार का हॉल हो गया। अब इस हॉल का जो फर्श है, तो ये क्या चीज़ है, फर्श है। ये हॉल का क्या हो गया, फर्श हो गया। इसका एरिया आपको दिया है। एरिया मतलब ये जो फर्श जितनी जगह घेर रहा है ना, ये वाली जो जगह इसके द्वारा घेरी जा रही है, ये एरिया आपको कितना दिया है। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आपको दिया है, क्षेत्रफल आपको दिया है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। ये आपको एरिया दिया है इसका। अब इन्होंने बोला है कि कारपेट उपलब्ध है। अब कारपेट जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, यानी कि वो भी आयत के शेप की है। तो ये तो हमारा फर्श हो गया। अब हम बात करते हैं कारपेट की। तो कारपेट थोड़े आयत की शेप की बना लें। ये यहाँ पर स्क्वायर शेप दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसको करेक्शन कर लें। अब हमने बोला कि एक कारपेट है, ये कारपेट है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। ये कारपेट है। तो इसका एरिया कितना होगा, अगर हम इसका एरिया ये निकालना चाहें कि ये कितना स्थान घेरती है, तो कारपेट किसके शेप की है, आयत के शेप की। तो हम आयत का यानी कि कारपेट का एरिया निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन ये आप देखिए ये मीटर में दिया है, तो हम पहले क्या कर लें, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसमें किससे 100 से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये इसकी चौड़ाई होगी b, ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। अगर हम l की बात करें तो l यहाँ पर क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 को भी आप किससे 100 से भाग लगा दें, तो ये हो जाएगा 0.06। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कारपेट की। ये क्या है, कारपेट, ठीक है ना, ये हम बात कर रहे हैं कारपेट की। और ये हमने किसकी बात की थी, तो ये हमारा क्या था, फर्श, ठीक, ये क्या था, फर्श, ठीक, हॉल का जो फर्श है उसका। तो अब हमें क्या करना है, कारपेट का एरिया निकालना है। तो चलिए कारपेट का एरिया निकाल लेते हैं। तो कारपेट
का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो कारपेट भाई आयत के शेप का है, तो L इंटू बी। तो L की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 0.06। बी की वैल्यू कितनी है? तो 0.04। इनका मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि आपको कारपेट की संख्या निकालनी है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ढकने के लिए कारपेट की आवश्यक संख्या निम्न में से क्या होगी। तो देखिए कारपेट की जब संख्या निकालनी है और कारपेट आपको किस पर बिछाने हैं? फर्श पर। तो फर्श के क्षेत्रफल को यदि कारपेट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो कारपेट की संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कारपेट की संख्या बराबर होगा फर्श का क्षेत्रफल और इसको किससे भाग लगाना है? तो आप कहेंगे कारपेट के क्षेत्रफल से। कारपेट का क्षेत्रफल, फर्श के क्षेत्रफल को किससे भाग लगा दें? कारपेट के क्षेत्रफल से भाग लगा दें तो कारपेट की आवश्यक जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। अब हम बात करें फर्श का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 960, ठीक है। और फर्श का क्षेत्रफल, कारपेट का क्षेत्रफल कितना है? तो 0.06 इंटू 0.04। अब देखिए आप इसका पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर एक 100 बढ़ेगा, इधर इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 और बढ़ेगा ऊपर, तो बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने बढ़ा दिया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना बचा, तो ये 24, तो 24 चौको कितना होता है? आप कहेंगे सर 96, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 40, और उसमें 4 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है, 4 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि आपका ये आंसर आएगा, जबकि इसमें आंसर नहीं दिया है। इसका मतलब आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको जो यहाँ पर दिया है ना 960, तो ये भी सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये वर्ग मीटर में होगा। नहीं तो आपको अपने ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। दोनों से समझ लेते हैं। देखिए एक तो हमें अगर ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होगा कि 960 वर्ग सेंटीमीटर आपको फर्श का एरिया दिया है और कारपेट का एरिया आपको मीटर में दिया है, तो आपको फिर कितनी कारपेट लगेंगी? तो आप कहेंगे सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख कारपेट लगेगी। तो एक तो आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ लीजिए, देखिए कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, भले ही इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, लेकिन मिसप्रिंट ने आपको एक चीज़ और सिखा दी कि अगर मीटर और सेंटीमीटर में आता तो हम कैसे करते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अगर इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर लें और इसको मीटर कर दें, वर्ग मीटर कर दें, यहाँ पर क्या कर दिया? वर्ग मीटर, इस पूरे को हटा के वर्ग मीटर कर दिया, तो फिर आपको सिंपल सी चीज़ है, कारपेट की संख्या कैसे निकलेगी? 960 भी वर्ग मीटर में है और नीचे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो इसको हम कन्वर्जन नहीं करोगे, फिर ये भी मीटर में लोगे और ये भी मीटर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24, 24 चौको कितना? 96, तो कितना? 40। तो आपका आंसर फिर कितना निकल कर आएगा? 40। तो कारपेट की संख्या कितनी आएगी? 40। तो हमने करेक्शन जब किया तो फिर हमारा आंसर कितना हो गया? बी। देखिए गलती जरूर है, लेकिन गलती ने आपको सिखाया, तो जो चीज़ आपको सिखाया मतलब वो फ़ायदेमंद है। ये जो मिसप्रिंट या जो टाइपिंग की एरर इसमें आई है, इसके माध्यम से आपने दो चीज़ें सीख ली कि अगर आपको फर्श का एरिया वर्ग सेंटीमीटर में दिया होता और कारपेट की जो लंबाई और चौड़ाई वो मीटर में दी होती, तब कारपेट की संख्या 4 लाख निकल कर आ रही है। लेकिन अगर वो करेक्शन गलती नहीं होती, मिसप्रिंट नहीं होता लिखने में, टाइपिंग में, और वो वर्ग मीटर ही होता, ठीक है ना। तो देखिए उस गलती ने आपको सिखा दिया, तो कारपेट की संख्या कितनी? 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से 40। क्लियर होगी बात?